ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं 22वीं और अंतिम कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। भारत को आजादी देने की दिशा में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें हो रही थीं, उनमें वाइसरॉय लॉर्ड वेविल का एक नया प्रस्ताव आया। उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण दिया कि वो अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए तत्काल एक प्रस्ताव पेश करें। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर कोशिश की कि मिलीजुली सरकार के निर्माण में उन्हें मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त हो जाए, पर वो अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। मजबूर होकर 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दी गई। पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस के प्रतिनिधि तथा कुछ निर्दलीय सदस्य थे। इनके नाम हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और डॉक्टर C.H. भाबा। औपचारिक रूप से ये सभी वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और वाइसरॉय उसके अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। सभी सदस्यों ने 2 सितंबर 1946 को अपने पद की शपथ ग्रहण की। लेकिन दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात और पंजाब इन दंगों से बहुत प्रभावित थे। नोआखाली में जो कुछ हो रहा था, उसका हाल सुनकर गांधी जी विचलित हो उठे। उन्होंने नोआखाली जाने का निश्चय किया। नोआखाली की स्थिति देखते हुए पंडित नेहरू ने गांधी जी को सलाह दी कि वो वहां न जाएं। इस पर गांधी जी ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा। बिहार के समाचारों ने मुझे जड़ से हिला दिया है। मुझे अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि मैंने उपवास टालने का कठोर प्रयत्न किया है, तो भी अब मैं उसे टाल नहीं सकता। मेरा अंतर्मन मुझसे कहता है, तुम इस अत्यंत मूर्खतापूर्ण हत्याकांड के साक्षी बनने के लिए जीवित नहीं रह सकते। यदि लोग, जो सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है, उसे भी देखने से इनकार करें और तुम कहते हो उस पर ध्यान न दें, तो क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है? ये तर्क मुझे उपवास की ओर अनिवार्य रूप से धकेल रहा है। इसलिए मैं एक वक्तव्य निकालना चाहता हूं कि यदि पागलपन का ये दौर बंद नहीं होगा, तो मुझे आमरण अनशन करना पड़ेगा। तुम मुझे समझने का प्रयत्न कर सकते हो, अगर तुम्हारा मत इससे भिन्न हो। तुम जो कुछ कहोगे उस पर मुझे गंभीरता से विचार करना होगा, परंतु तुम मेरे स्वभाव को जानते हो,
इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरे प्रस्तावित कदम का समर्थन करोगे। इस पत्र को पढ़कर नेहरू जी सोच में पड़ गए कि क्या करें और क्या न करें। गांधी जी का अपना निर्णय था और अटल निर्णय था। नेहरू जी जानते थे कि गांधी जी क्या करेंगे और उन्होंने किया भी वही। धधकते नोआखाली में बर्बर हिंसकों की चेतावनी के बावजूद गांधी जी प्रेम का प्याला हाथ में लिए आगे बढ़ते रहे। पर दुखी उपकार करे कोई मन अभिमान नान रे। पर दुखी उपकार करे कोई मन अभिमान। इतिहासकार लिखते हैं, ये कैसा अजीब संयोग था कि इंग्लैंड भारत को आजादी देने जा रहा था और आजादी पाने वाले एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो रहे थे। जिन परिस्थितियों से देश उस समय गुजर रहा था, उनसे अनेक प्रश्न उभर रहे थे। गांधी जी देश का विभाजन नहीं चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, विभाजन का फैसला वायसराय के हाथों में है। अंग्रेजों से कह दो कि वो चले जाएं। जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़कर चले जाएं। उनके पीछे जो होगा हम देख लेंगे, भुगत लेंगे। देश को अखंड रहने दो। भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना था। वायसरॉय ने भरसक कोशिश की कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अंत में 9 दिसंबर 1946 को 205 सदस्यों की भारतीय संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। महान विधिवेत्ता और अंतरिम सरकार के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के सभापति चुने गए। भारत को आजादी देने के मसले पर ब्रिटेन की सरकार पर भारतीय परिस्थितियों का दबाव तो था ही, उसकी अपनी स्थिति भी काफी कमजोर हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के बावजूद वो कमजोर हो गया था। बेहिसाब खर्चे ने उसे गरीब देश बना दिया था। युद्ध में भारी संख्या में ब्रिटिश सैनिकों के मारे जाने के कारण उसका मनोबल कमजोर पड़ गया था। चर्चिल की हार का कारण भी यही था, क्योंकि ब्रिटेन वासी उससे नाखुश थे। इधर ब्रिटेन को भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। ब्रिटिश लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद उसके प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता के मामले में व्यावहारिक रुख अपनाया। ब्रिटेन अब जल्द से जल्द भारत की समस्या से मुक्त होना चाहता था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक वक्तव्य दिया। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुकूल ब्रिटिश सरकार अपना उत्तरदायित्व संविधान द्वारा संस्थापित और दलों द्वारा स्वीकृत सत्ता को सौंपना चाहती है। दुर्भाग्यवश इस समय इस तरह के संविधान और सत्ता की पनपने की कोई संभावना नहीं है। वर्तमान स्थिति भयावह है, पर इससे अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता। ब्रिटिश सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि उसका दृढ़ निश्चय ऐसा कदम उठाने का है जिससे जून 1948 से पहले सत्ता को जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप दिया जाए। परंतु यदि इस प्रकार का संविधान समय से पहले तैयार नहीं हो पाता, तो ब्रिटिश सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि निश्चित तारीख को ब्रिटिश भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसे सौंपी जाए। मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसरॉय बनकर आए। 24 मार्च को उन्होंने वायसरॉय का पदभार संभाला। सांप्रदायिक दंगे अभी भी चल रहे थे। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि सांप्रदायिक दंगों से सिद्ध कर दिया जाए कि हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए अब देश के विभाजन के अतिरिक्त और कोई रास्ता है ही नहीं।
माउंटबेटन ने देश की स्थिति का जायजा लिया, विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार जाने और शीघ्र ही इस नतीजे पर पहुंचे कि सांप्रदायिक दंगों को यदि और अधिक विकराल रूप धारण करने से रोकना है तो भारतीय हाथों में सत्ता सौंपने में और भी जल्दी करनी चाहिए। उन्होंने आखिर इस काम के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी। माउंटबेटन ने भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं से काफी विचार विमर्श किया और एक ऐसा उपाय खोजने की कोशिश की जो सबको मान्य हो। देश की उस समय जो स्थिति थी उस पर भी लॉर्ड माउंटबेटन ने विचार किया, किंतु अंत में वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश का विभाजन ही एकमात्र उपाय है। कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे और उन्होंने समझौते की तमाम परिस्थितियां स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दिखाई, पर जिन्ना साहब के हठी रुख के कारण उन्हें सफलता न मिली। लॉर्ड माउंटबेटन से विचार विमर्श के बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब विभाजन को टालना संभव नहीं है। देश की इस परिस्थिति और नेताओं की मनस्थिति के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक आजादी की कहानी का ये अंश महत्वपूर्ण है। जिन्ना ने 2 राष्ट्रों का नारा बुलंद किया था। बंटवारा मान लेने का मतलब था उस नारे को मान लेना। मैंने सरदार पटेल से कहा, सांप्रदायिक डर दूर करने की बजाय बंटवारा सांप्रदायिक घृणा के आधार पर 2 राज्यों को जन्म देकर उसे चिरस्थायी बना देगा। तब स्थिति कैसी होगी? सरदार पटेल ने तब कहा, बंटवारे को मान लेने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। तब मैं जवाहरलाल की ओर मुड़ा। जवाहरलाल ने निराश भाव से मुझसे पूछा कि बंटवारे की बात मान लेने के अलावा और चारा ही क्या है? जवाहरलाल दुखी थे। साफ था कि बंटवारे की बात के प्रति उनके मन में घोर अरुचि थी, पर दिन ब दिन वो इस नतीजे की ओर बढ़ रहे थे कि और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए मेरे लिए बस एक ही आशा रह गई, गांधी जी। 31 मार्च को मैं उनसे मिला। मैंने कहा, अब मुझे बस आपका ही भरोसा है। अगर आप बंटवारे के खिलाफ डटे रहेंगे तो हम अब भी बाजी जीत सकते हैं, पर अगर आप राजी हो गए तो देश डूबा। गांधी जी बोले, आपने भी क्या बात कही है। जब तक मैं जीता हूं मैं कभी हिंदुस्तान का बंटवारा स्वीकार न करूंगा और जहां तक मेरा बस चलेगा कांग्रेस को भी स्वीकार न करने दूंगा। भारत का बंटवारा मेरी लाश पर ही हो सकेगा। इसके बाद गांधी जी की मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन से हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी के सामने जो दलीलें रखी, उनके आगे गांधी जी का विरोध भी कमजोर पड़ गया। आखिर लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली के 20 फरवरी 1947 को दिए गए वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। 18 मई को लॉर्ड माउंटबेटन प्रधानमंत्री एटली के बुलावे पर लंदन गए। ब्रिटेन की सरकार ने विरोधी दल के नेताओं से सलाह करके उस योजना को स्वीकृति दे दी। लॉर्ड माउंटबेटन 31 मई 1947 को भारत वापस आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो से एक प्रसारण में भारतवर्ष को औपनिवेशिक दर्जा देने और उसको 2 राष्ट्रों में विभाजित करना घोषित किया। माउंटबेटन की योजना पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, इस घोषणा को यह समझकर कांग्रेस स्वीकार करती है कि इस तरह शायद बिछड़े हुए हिस्सों को जुड़ने में आसानी हो। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे धर्म की कोई भौगोलिक रेखाएं नहीं हैं। यदि इसमें मेरा विश्वास सच्चा है तो भारत के प्रति मेरा जो प्रेम है
वो भौगोलिक सीमाओं के आगे जाने वाला साबित होगा। विभाजन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 महीने का समय रखा था। इस संबंध में मौलाना आजाद ने आजादी की कहानी में लिखा है, हिंदुस्तान के बंटवारे का काम पूरा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने सामने 3 महीने की अवधि रखी। काम आसान न था। मैंने खुलेआम ये शक जाहिर किया कि इतनी पेचीदा योजना इतने कम वक्त में कैसे पूरी की जा सकती है। अपने इस काम को लॉर्ड माउंटबेटन ने जिस कौशल और योग्यता के साथ पूरा किया, उसके लिए मैं उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता। उन्हें हर छोटी से छोटी बात का ऐसा पूर्ण ज्ञान था और उनकी हर बात पर ऐसी पैनी पकड़ थी कि 3 महीने से भी कम वक्त में सारी समस्याएं हल हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम से 2 डोमिनियन स्वतंत्र रूप से बनना निश्चित हो गया। संविधान सभा में यह विचार किया गया कि जिस तिरंगे ध्वज के नीचे भारतीयों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वतंत्र भारत में उसका क्या रूप होगा। 26 जून 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज समिति का गठन किया। इस समिति ने एक महत्वपूर्ण चीज ये देखी कि तिरंगे के बीच में बना चरखा एक तरफ से सीधा किंतु दूसरी तरफ से उल्टा दिखता है। इसलिए समिति ने इसे बदलकर केवल चक्र रखने का निश्चय किया। 22 जुलाई 1947 को इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत के तिरंगे झंडे का स्वरूप संविधान सभा द्वारा इस तरह घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रध्वज गहरे केसरिया, सफेद और हरे रंग की समानांतर तथा समान भागों में विभाजित पट्टियों वाला तिरंगा होगा। सफेद पट्टी के मध्य में चरखे का प्रतिनिधित्व करने वाला गहरे नीले रंग का चक्र होगा और चक्र का स्वरूप अशोक की सारनाथ स्थित सिंह मुद्रा में अंकित चक्र की भांति होगा। हमारे तिरंगे ध्वज के चक्र में 24 तीलियां 24 घंटों के समय चक्र का प्रतीक हैं। झंडे का सफेद रंग सूर्य की रश्मियों के तेज का, हरा रंग पृथ्वी की हरियाली का और केसरिया रंग समता का प्रतीक माना गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राष्ट्रध्वज के बारे में कहा था, हमारा राष्ट्रध्वज साम्राज्यवाद का ध्वज नहीं है और ना अन्य देशों पर शासन करने वाला ध्वज है। हमारा ध्वज तो हमारी उस स्वतंत्रता का प्रतीक है जो कि अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी मात्र के स्वतंत्र होने के स्वयं सिद्ध अधिकार को मानता है। हमारा राष्ट्रध्वज सत्य और अहिंसा के आदर्शों का प्रतीक है। इसमें हमारे देश का गौरव निहित है। इसमें अशोक से लेकर महात्मा गांधी तक के युग का इतिहास छिपा है। इस तरह ये ध्वज भारत का संक्षिप्त रूप है। 14 अगस्त 1947 को रात्रि 11 बजे संविधान सभा विधानसभा कक्ष में एकत्रित हुई। समारोह का शुभारंभ श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा वंदे मातरम के गान के साथ हुआ। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। रात के ठीक 12 बजे वो क्षण आ गया था जो भारत को विदेशियों के शासन की सैकड़ों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाला था। 12 बजते ही वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विधानसभा कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए ब्रिटिश सम्राट की ओर से नवोदित राष्ट्र को शुभकामनाएं दी। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाव विह्वल जन समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्र की सेवा की प्रतिज्ञा की। बहुत साल पहले हमने नियति से मिलन का एक संकल्प किया था और अब वो समय आ गया है जबकि हम उस संकल्प को पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन अधिकांश में उसे पूरा करेंगे। ठीक आधी रात के समय जबकि सारा संसार निद्रा मग्न है, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान होगा। इतिहास में कभी कभार वो क्षण आता है जब हम पुरातन युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत हो जाता है और जब दीर्घ काल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती है। ये उचित ही है कि पवित्र अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम भारत के, उसके लोगों की और इससे भी अधिक मानवता की सेवा करेंगे। जय हिंद। अगस्त की सुबह 8:30 बजे दरबार हॉल में शपथ समारोह हुआ। पहले फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के पद की शपथ दिलाई। इसके बाद गवर्नर जनरल ने अपने मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुबह 10 बजे लॉर्ड माउंटबेटन सभा भवन पहुंचे। पहले उन्होंने, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित किया। अंत में संविधान सभा भवन में तिरंगा फहराया गया और 31 तोपों की सलामी दी गई। 15 अगस्त को शाम 6 बजे इंडिया गेट पर राष्ट्रध्वज की सलामी का उत्सव मनाया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज यूनियन जैक के स्थान पर भारतीय तिरंगा ध्वज फहराया। ठीक 6:15 बजे राष्ट्रगान और झंडा अभिवादन हुआ। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 16 अगस्त 1947 सुबह 8:30 बजे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। 31 तोपों की सलामी हुई और राष्ट्रगीत हुआ। देशवासियों को संबोधित करते हुए लाल किले पर उपस्थित विशाल जनसमूह के सामने पंडित नेहरू ने कहा, मेरे देशवासियों, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं कई वर्षों से भारत और भारत की स्वतंत्रता के लिए सेवा कर रहा हूं। आज मैं पहली बार आपको भारतीय जनता का प्रथम सेवक होने के नाते सरकारी रूप से संबोधित कर रहा हूं और भारतीय जनता की सेवा तथा उसकी भलाई के लिए काम करने का व्रत ले रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सी मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार कर ली है। हमारा मुल्क आजाद हुआ। सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वो हटा, लेकिन आजादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती है और बोझे लाती है। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आजाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक युग का अंत हुआ और दूसरे का आरंभ। प्रायः 200 वर्ष से चली आ रही दास्ता का अंत हुआ।
भारतीयों को अपने भाग्य का अपने मन के जैसा निर्माण करने का मौका मिला। इतिहासकार लिखते हैं, संसार के इतिहास में यह पहला अवसर था जब बिना हथियारों और लड़ाई के अहिंसात्मक आंदोलनों के द्वारा किसी परतंत्र देश ने इतने विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य को सफलतापूर्वक चुनौती दी हो और अंत में सदियों की दासता के बंधनों से मुक्ति पाई हो। स्वतंत्रता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को, किसी एक दल को या सत्याग्रह और असहयोग आंदोलनों को नहीं दिया जा सकता। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ से ही स्वतंत्रता के लिए जितने भी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक, शांतिमय अथवा क्रांतिकारी, हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक प्रयास किए गए, त्याग किए गए, बलिदान किए गए, उनमें से प्रत्येक को इस स्वतंत्रता का श्रेय है। उनमें से प्रत्येक का योगदान महत्वपूर्ण है और जो शहीद हो गए स्वतंत्रता के फलों का उपभोग करने के लिए नहीं रहे, उनका त्याग और योगदान और भी वंदनीय है। स्वाधीनता की अमर गाथा बलिदान, त्याग और अथक संघर्ष की गाथा है। जय हिंद। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 22वीं और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, SM जहीर, कीमती आनंद, सुभाष गुप्ता, मनोज भटनागर, मुनीश, मोहनलाल शर्मा, S रालते और शोभना जगदीश।